बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है और हम आज के लेक्चर में खुसूसियत से इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक बातें तो प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कस हो गई थी। आज हम उसको कुछ थोड़ा सा और डिटेल में और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स हम उसको समझेंगे। तो देखते हैं आज इफ़ की कंडीशंस अप्लाई करने का तरीक़ाकार किया। तो हम जानते हैं इफ़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था, इफ़ आप पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट यूज़ करते थे, उसमें कंडीशन प्लेस करते थे। याद रखना है कि पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद सेमीकोलन नहीं है, फिर आप उसी के फ़ौरन बाद स्टेटमेंट लिख दें। अगर उसके फ़ौरन बाद नहीं लिखते तो ज़्यादा बेहतर है नेक्स्ट लाइन में लिखें, ताकि ज़रा वाज़ेह हो जाए कि उसकी बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, वरना अदरवाइज़ पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद ही आप स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। सेमीकोलन आपने फिर उसके बाद लगाना है। स्टूडेंट कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि कंडीशन किस तरह की हो सकती हैं, तो कंडीशन इन इफ कमांड्स कंपेयर वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यूज का कंपैरिजन हो रहा होगा और आगे आप जाके देखेंगे लॉजिकल वर्किंग भी हो रही होती है। लेकिन कंपैरिजन यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या यूज हो सकते हैं, इक्वल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। और क्योंकि ये लॉजिकल ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमेशा ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, यूनरी, बाइनरी या टर्नरी? जी हाँ, बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनमें आपको दो ऑपरेंड्स प्रोवाइड करना लाजमी है। इन दो ऑपरेंड्स वाली जगह पे क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल या कांस्टेंट्स को आपस में आप कंपेयर इधर करा रहे होते हैं। तो ये फॉर इक्वलिटी है। लाइक इफ की कंडीशन के अंदर आप लिखना चाह रहे हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी, उसका जिक्र हो रहा हो, फर्ज कर लें इफ सैलरी बराबर बराबर है 10,000, सैलरीज इनपुट की जा रही है, अगर सैलरी 10,000 के बराबर है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर तो बराबर है तो ये एक्शन लिया जाए। ऐसे इफ आवर्स इज लेस देन 40, अगर जो ड्यूटी आवर्स कह लें या टीचिंग आवर्स कह लें 40 से लेस है तो कोई एक्शन आप लेना चाह रहे हैं। इफ आवर्स इज ग्रेटर देन 40 हो तो क्या एक्शन होना चाहिए। इफ कॉस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, एक खास कोई लिमिट होगी, उस लिमिट से आप चाह रहे हैं कि अगर उसके लेस या बराबर है तो क्या एक्शन होना चाहिए। इफ कॉस्ट इज ग्रेटर इक्वल्स टू लिमिट, जो भी कॉस्ट है, आपने परचेज किया है, कुछ आइटम्स को खरीदारी की है, अगर वो जो कॉस्ट है वो ग्रेटर इक्वल्स टू एक लिमिट, कोई वैल्यू होगी, उससे आपको, जैसे हमने कहा ना ऊपर, आप इन वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कॉस्ट ग्रेटर इक्वल्स टू लिमिट है तो क्या हो, अगर कॉस्ट नॉट इक्वल टू 1 के बराबर ना हो, इसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं है, काउंट, अगर काउंट की वैल्यू 1 के बराबर ना हो तो क्या एक्शन हो। ठीक है, तो हम इफ के अंदर ज्यादातर कंडीशंस जो अंदर लगा रहे हैं, ये आपने इधर जाना कि रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं और आगे जाके आप देखेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन टेस्ट कंडीशन के ट्रू होने पे डिजायर एक्शन परफॉर्म होता है और कंडीशन के फॉल्स होने पे फिलवक्त जो हमने सादा तरीन इफ का कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखा, उसमें कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में हम कोई काम मुतबादिल नहीं करवा रहे। मुतबादिल काम वाली कैफियत हम जानेंगे इफ एल्स की सूरत में। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि अगर ये कंडीशन दुरुस्त हो जाए, यानी कि अगर हम इफ के अंदर ये कंडीशन ही ले लें, ये कंडीशन दुरुस्त हो जाए तो क्या एक्शन होना चाहिए, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो एक्शन ना हो। अब हम मजीद एक प्रोग्राम की सूरत में इंशाअल्लाह ताला इसको समझेंगे। नोट दैट रीजनिंग, एक बात आपके सामने रखी जा रही है, रीजनिंग की बात। एग्जाम में आपके रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं ना, इंटरव्यू में, वाइवे में, कहीं भी सी लैंग्वेज के हवाले से डिस्कशन हो रही हो, वहां ये बातें पूछी जा सकती हैं। नोट दैट जब आप कोई टेस्टिंग कर रहे होते हैं दो वैल्यूज के दरमियान, तो इक्वलिटी की बात जब आपने चेक करनी है तो इक्वल इक्वल, याद रहे आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो ऑपरेटर्स का चैप्टर आपने पढ़ा था, वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल इक्वल साइन है, सिर्फ एक इक्वल नहीं है।
इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इक्वल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है। जब आप इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे और कंपेयर कर रहे होंगे वैल्यूज को, इक्वलिटी को चेक कर रहे होंगे, इक्वल इक्वल लगाना है, सिर्फ एक इक्वल साइन नहीं लगाना। ये इक्वल साइन रिजर्व है फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर आप इक्वल इक्वल की जगह ये इक्वल का निशान लगा लेंगे तो क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, आपका प्रोग्राम जो है आपको डिजायर रिजल्ट नहीं देगा। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब आप ये ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, वहां पर इक्वल इक्वल साइन और इक्वल साइन का डिफरेंस भी जाना था एक प्रोग्राम की मदद से। मैं उसको रिकॉल करता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में। ये देखिए हमारा कोड कुछ इस तरह से था, इफ पे कोड बराबर बराबर है 4। मैं कोडिंग करना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसका पे कोड 4 के बराबर है, ऐसी सूरत में पैगाम जाना चाहिए यू गेट अ बोनस। योर लिख दिया है आपकी बुक में, इस यू हो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल जो भी एक्सप्रेशन हम डिस्प्ले करना चाहें, व्हाट्सोएवर इज, लेकिन ये पैगाम सिर्फ उस वक्त हम जनरेट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे अगर एम्प्लॉय का पे कोड बराबर बराबर है 4 हो। कोई एम्प्लॉय है, उनके पे कोड्स एंटर किए जा रहे हैं, अगर पे कोड 4 के बराबर हो, इक्वलिटी को चेक कर रहे हैं, बराबर हो 4 के, उस सूरत में यू गेट अ बोनस का पैगाम स्क्रीन पे जनरेट होना चाहिए। या उसको फिर आगे जाके हम ये कहना चाहेंगे कि बोनस उसको मिलना है, उसको ये खुशखबरी सुनानी है कि आपको बोनस दिया जाएगा। और अगर एम्प्लॉय का पे कोड 4 के बराबर ना हो तो उसके लिए पैगाम नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये पैगाम उसको जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलती से अपने कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से आप इक्वल इक्वल के बजाय ये इक्वल साइन लगा देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन बन जाएगी। असाइनमेंट होगा क्या, एम्प्लॉय का पे कोड आप प्रोग्राम को जब रन करेंगे, आप कुछ भी प्रोवाइड करें, चाहे आप 6 प्रोवाइड कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, 4 कर दें, 11 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी इंटर करेंगे, कंडीशन के अंदर क्या मामला होगा, विद इन दिस कंडीशन ये 4 वैल्यू असाइन होगी पे कोड को। पे कोड की वैल्यू 4 एक नॉन जीरो वैल्यू है और नॉन जीरो वैल्यू ट्रीट की जाती है ट्रू की हैसियत से, गोया कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आपने पे कोड अगर 4 इंटर किया तो भी ये कंडीशन इस जगह पे ट्रू होगी, आपने पे कोड 5 इंटर किया, आपने 3 किया, 0 किया, 1 किया, इस जगह पे कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी। और ट्रू होने की सूरत में फॉर ईच एंड एवरी केस प्रिंट एफ यू गेट अ बोनस वाला पैगाम स्क्रीन पर आ जाएगा। गोया इससे तो बड़े खतरे की बात पैदा हो जाएगी, एम्प्लॉय ने अपना पे कोड डाला 2 तो भी उसको पैगाम मिल रहा है यू गेट अ बोनस, उसने डाला 3 तो भी मिल रहा है यू गेट अ बोनस, 5 तो भी यू गेट अ बोनस, 4 पे भी यू गेट अ बोनस। जबकि ऊपर वाले कोड में अगर 4 नहीं है एम्प्लॉय कोड, पे कोड आपने 2 इंटर किया, 2 4 के बराबर नहीं है, उसको ये पैगाम नहीं मिलेगा। 3 पे ये पैगाम नहीं मिलेगा। हाँ 4 अगर पे कोड 4 है, 4 बराबर बराबर है 4, यस यू गेट अ बोनस का पैगाम मिलेगा। जबकि यहां पर क्या हुआ, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो भी आप पे कोड इंटर करें, यहां पर आकर तो काम क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जो कुछ है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो रहा है, और वैल्यू 4 जो है नॉन जीरो वैल्यू होने की हैसियत से ट्रू समझी जाएगी, और फॉर ईच एंड एवरी केस यू गेट अ बोनस वाली बात मिल जाएगी। तो लिहाजा इस गलती से बचना है, और आपने इक्वल इक्वल और इक्वल में बहुत वाज़े फर्क अपने जहन में रखना है, वरना ये लॉजिकल गलती शुमार होगी। ये आपको आपके कंप्यूटर का जो सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर जो है वो बताएगा भी नहीं। आप तो अपने तौर पे समझेंगे आपने प्रोग्राम बना लिया और वो आउटपुट भी दे रहा है, लेकिन वो रिक्वायर्ड आउटपुट, डिजायर आउटपुट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो इस लॉजिकल गलती को आपने ठीक करना होगा, वरना ये आपका डिजायर आउटपुट नहीं देंगे। नाउ फॉर एग्जांपल टू प्रिंट द वर्ड ओवर टाइम, अब इफ वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओवर टाइम का पैगाम जनरेट करें, अगर किसी ने 40 घंटे से ज्यादा काम किया, ड्यूटी आवर्स उसके 40 आवर्स से ज्यादा हो गए, तो उसको ओवर टाइम किया जाना है। तो इफ कंडीशन आप देख रहे हैं, पैरेंथेसिस में हम लिख रहे हैं, सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं, आवर्स ग्रेटर देन 40, अगर ड्यूटी आवर्स 40 आवर्स से ज्यादा हो जाएंगे उसके, तो ये पैगाम जनरेट होगा। और अगर कोई एम्प्लॉय है जिसके आवर्स की वैल्यू जो आप इनपुट करेंगे वो 40
या 40 से लेस हो। 40 की सूरत में भी ओवर टाइम नहीं होना, इक्वल नहीं लगा हुआ, सिर्फ ग्रेटर देन 40 की सूरत में ओवर टाइम है। तो 40 या उससे लेस हो तो ये ओवर टाइम का पैगाम डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर 40 से ज़्यादा हो उस सूरत में ओवर टाइम का पैगाम स्क्रीन पे जनरेट होगा। ठीक है। सिमिलरली इन द एग्जांपल अगर आप ये देखें, इफ परसेंटेज अंडर स्कोर मार्क्स, ये वेरिएबल नेम है, बहुत बड़ा वेरिएबल नेम लिया है, बहरहाल यूजर पे डिपेंड करता है वो कैसा वेरिएबल नेम ले। परसेंटेज अंडर स्कोर मार्क्स अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, आपने कोई परसेंटेज देनी है, ठीक है, अगर परसेंटेज या ऊपर कैलकुलेट हुई है, वो परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऐसी सूरत में कॉन्ग्रेचुलेशन का पैगाम जनरेट होना है, बैकस्लैश n कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन को, और ये पैगाम जनरेट हो जाना है योर ग्रेड इज %C। जो भी ग्रेड के ऊपर आपने फॉर्मेशन की भी होगी वो ग्रेड इधर %C वाली लोकेशन पे आके डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क्स ग्रेटर या इक्वल्स टू 80 नहीं है, ग्रेटर या इक्वल्स टू 80 नहीं है, ऐसी सूरत में ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का पैगाम स्किप हो जाएगा। टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये एक स्टेटमेंट रन नहीं होगी, अलबत्ता ये फिर भी रन होगी, जो भी उसका ग्रेड कैलकुलेट हुआ होगा वो जरूर डिस्प्ले होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का पैगाम हम गोया क्लास में उन स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड पे जनरेट करना चाह रहे हैं जिनकी परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, और वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 80 नहीं है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का पैगाम नहीं है, अलबत्ता ग्रेड उनकी रिपोर्ट कार्ड पे जरूर डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो ये आपने इफ के हवाले से जाना कि इफ के बाद जो कंडीशन है ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट रन होनी है, और ट्रू ना होने की सूरत में ये स्टेटमेंट स्किप हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। स्टूडेंट अब ये बात जान लीजिए कि इफ कंडीशन को जो आप यूज करते हैं ये सिर्फ न्यूमेरिक और कैरेक्टर वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। यहां पर जान लीजिए कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है आर्स ग्रेटर देन 40, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल होगा, या फिर कैरेक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो यूजर इनपुट कर रहा है अपनी चॉइस, वो अगर y हो तो फिर क्या एक्शन होना चाहिए, कैरेक्टर का y होगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोट वैल्यू, यानी न्यूमेरिक के अंदर फ्लोट भी आ गया और न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर भी आ गया। तो अगर वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या कैरेक्टर वैल्यूज हैं तो सिर्फ उनका कंपैरिजन इफ के अंदर हो सकता है। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर कराएंगे तो दिस इज नॉट अलाउड। हाँ, वो एरर भी नहीं देगा आपको, लेकिन ये आपका प्रोग्राम जो है करेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे कि ये किसी बंदे ने प्रोग्राम बनाया, आपकी किताब का प्रोग्राम 7-1.cpp C++ की फाइल है, इंक्लूड studio.h, conio.h, वाइट मेन वाइट क्लियर स्क्रीन। एक हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है और वो भी कैरेक्टर एरे लिया है, नेम, और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रेंज बताई है 10 कैरेक्टर्स की। गेट्स की मदद से हमने यूजर से वो नेम इनपुट ले लिया नेम वेरिएबल के अंदर। अब हम कंपेयर करा रहे हैं, इफ नेम बराबर है आमिर, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग डेटा है, कोटेशन मार्क में लिखा, डबल कोट में लिखा आमिर। गोया में यूजर जो प्रोग्रामर जो है वो गोया ये एक पासवर्ड का प्रोग्राम बनाना चाह रहा है जिसमें वो जो भी एम्प्लॉय होगा या जो भी यूजर होगा वो अपना नाम इंटर करेगा, नाम इंटर करके वो कंपेयर किया जाएगा। अगर वो आमिर के बराबर है तो गो टू क्लास का पैगाम उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, पुट्स गो टू क्लास। अब मैं एज ए प्रोग्रामर अगर ये प्रोग्राम बनाऊं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं आमिर इंटर करूंगा फिर तो मेरे लिए गो टू क्लास का पैगाम मिलेगा, लेकिन अगर मैं सुहेल, अली, असगर, अहमद, शाहिद, दानिश ये कोई नाम इंटर करूंगा तो वो गो टू क्लास का पैगाम नहीं देगा। उसूलन तो यही होना चाहिए कि ये टेस्ट कंडीशन ट्रू उस वक्त होगी अगर जो नाम आप इनपुट करेंगे वो आमिर है तो आमिर के बराबर है, गो टू क्लास का पैगाम आ जाएगा। टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ये पैगाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो इफ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रिंग डेटा को कंपेयर करने की इजाजत नहीं देता, ये कैरेक्टर एरे को कंपेयर करने की इजाजत नहीं देता। इस वर्किंग के लिए आपको स्ट्रिंग कंपेयर का एक फंक्शन है वो यूज करना है अगर आप पासवर्ड का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, और ऐसा पासवर्ड जिसमें कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग डेटा को कंपेयर कर रहा है। अगर तो आपका पासवर्ड
इंटीजर वैल्यू पर बेस कर रहा है, फिर तो आप पासवर्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं, इस कंपैरिजन को कर सकते हैं, इस इक्विलिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासवर्ड स्ट्रिंग डेटा पे बेस कर रहा है तो इफ के जरिए ये काम नहीं होगा, उसके लिए आपको स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शन को यूज करना। लिहाजा ये प्रोग्राम बज़ाहिर कोई एरर भी नहीं देगा, लेकिन आपको आपका डिजायर रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो इसमें आपने मुहतात रहना है कि आपकी जो इफ के अंदर पैरेंथेसिस में कंडीशन है, वो पैरेंथेसिस की कंडीशन जो है वो न्यूमेरिक कंपैरिजन हो सकता है, वो कैरेक्टर का कंपैरिजन हो सकता है, बट नॉट स्ट्रिंग कंपैरिजन। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब एक प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं जो कि इफ कंडीशन को बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर रहा है। आपको इधर इस प्रोग्राम 7-2 में क्या कहा जा रहा है, एक लग्जरी टैक्स अप्लाई करना है उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो आइटम्स जब परचेज करते हैं और उनका नेट बिल जो बनता है वो 40,000 से ज़्यादा है। ऐसे तमाम कस्टमर्स जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा कॉस्ट का सामान परचेज किया, उनको एक लग्जरी टैक्स पे करना है, लग्जरी टैक्स। तो studio.h, conio.h, white main white, ये फाइल्स आपने ये रूटीन के स्टेटमेंट्स आपने लिखी, कमांड्स लिखी, ब्रैकेट ओपन, क्लियर स्क्रीन, फ्लोट, कॉस्ट, टैक्स, लग्जरी, टोटल, और लग्जरी को रखा गया शुरू में 0.0, क्योंकि लग्जरी जो है हर खासो आम के लिए नहीं है। लग्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा का सामान परचेज किया होगा, जबकि टैक्स जो है वो हर खासो आम के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, 40,000 से ज़्यादा का सामान खरीदे, 40,000 से कम का सामान खरीदे, उसको ये टैक्स पे करना है। और कॉस्ट जो है हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो प्रिंट एफ इंटर द कॉस्ट ऑफ द आइटम, अपने तमाम सिंटेक्स के साथ ये स्टेटमेंट आपने लिखी। मैं समझता कि अब मैं आपको ये बताऊं तो ब्रैकेट ओपन करना है, कोटेशन मार्क ओपन करना है, इधर क्लोज करना है, ये शुरू के इब्तिदाई चैप्टर नंबर 6 तक हम बहुत अच्छा सा पढ़ चुके हैं। आपने इंटर द कॉस्ट ऑफ द आइटम का पैगाम लिखा, स्कैन एफ के जरिए %f और कॉमा एंड कॉस्ट वेरिएबल में जो भी कॉस्ट ऑफ द आइटम है कस्टमर की वो स्टोर करवाई। टैक्स बराबर है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है वो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.06। 0.06 का मतलब 6/100 ही है, और ये एक तरीके से 6% शुमार होता है। तो ये टैक्स कैलकुलेट हुआ 6% ऑफ द जो भी कॉस्ट अमाउंट है। अब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ अगर जो भी यूजर ने कस्टमर ने आइटम परचेज किए उसकी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है 40,000 वाली अमाउंट से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए ये वाली एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। लग्जरी बराबर है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.005 का मतलब 5/1000 है। 5/1000 का मतलब क्या है बताइए, कितने परसेंट? 0.5%। 0.5% जो है वो उसको एक लग्जरी की अमाउंट देनी है। 0.5% कह लें या 0.005 लिख दें, एक ही बात है। आपको लग्जरी इस परसेंटेज के साथ कैलकुलेट की जाए, और फिर उसके बाद हमने लिखा टोटल बराबर है जो कॉस्ट आपने इधर सप्लाई की, टैक्स जो कि इधर कैलकुलेट हुआ, प्लस लग्जरी, और फिर उसके बाद प्रिंट एफ द टोटल कॉस्ट इज %.2f, यानी हम चाहते हैं जो भी रिजल्ट हो वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक दिखाया जाए, और टोटल की वैल्यू जो इधर कैलकुलेट हुई वो इस लोकेशन पे आके डिस्प्ले हो जाए। इसके बाद यूजुअली हमने गेट ch लिखते हैं और प्रोग्राम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां हो क्या रहा है, वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने 40,000 से कम का सामान खरीदा है उनके लिए तो ये लग्जरी वाली एक्सप्रेशन कैलकुलेट ही नहीं होगी, ये प्रोसेसिंग होगी ही नहीं। जब टोटल कैलकुलेट किया जा रहा होगा उनके लिए, तो कॉस्ट की वैल्यू जो यूजर ने सप्लाई की, टैक्स की वैल्यू जो इधर कैलकुलेट हुई, लग्जरी क्योंकि यहां तो वर्किंग हुई नहीं है, तो लग्जरी के लिए हमने शुरू में ये वैल्यू इनिशियलाइज की है 0.0 से, वो इधर यूटिलाइज हो जाएगी और टोटल की वैल्यू इधर आके डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि वो एम्प्लॉइज जिनकी आइटम्स की परचेजिंग 40,000 से ज्यादा है उनके लिए लग्जरी जीरो नहीं होगा, उनके लिए लग्जरी की वैल्यू इधर अपडेट होगी। जो भी उन्होंने जितने मिकदार जितनी अमाउंट का सामान खरीदा है मल्टीप्लाई बाय 0.05 होगा,
और वो लग्जरी की वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू इधर आके ऐड होगी और फिर टोटल की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो आप ये जहन में रखें, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू को शुरू में कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना होता है। नॉट ऑल वेरिएबल्स आर टू बी इनिशियलाइज इन द बिगनिंग, लेकिन वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू या तो आगे जाके कंप्यूट होनी है या नहीं होनी है। ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो कंप्यूट होनी है और ट्रू नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू कंप्यूट नहीं होनी। तो ऐसी सूरत में उसको जीरो से हमने इनिशियलाइज किया। जबकि कॉस्ट इधर यूजर इनपुट कर रहा है तो वो अपडेट हो ही रही है, टैक्स कैलकुलेट हो ही रहा है, तो इधर शुरू में कुछ इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। लग्जरी क्योंकि इधर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कैलकुलेट नहीं होनी थी, लिहाजा जिन केसेस में लग्जरी कैलकुलेट नहीं होना है, टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो रही है, उनके लिए ये 0.0 है, हमें इनिशियलाइज करना पड़ा। और टोटल की वैल्यू ला महला हर कस्टमर के लिए कैलकुलेट होनी ही है, इसको भी इधर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोग्राम में आपने ये बात भी जान ली, रीजनिंग बात, कि क्या हर वेरिएबल जिसको हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, इधर हमने 1 2 3 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्या हर वेरिएबल की वैल्यू को शुरू में डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज भी करना है? नो, नॉट नेसेसरी। सिर्फ हमें इधर लग्जरी की वैल्यू को इनिशियलाइज करना था 0.0। इसके अलावा हम किन केसेस में इसको यूज करते हैं आगे आपको इधर बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, द कैलकुलेशन इज परफॉर्म इन द कमांड, इस जगह पे कंडीशन अप्लाई हो रही थी इस प्रोग्राम में। कमांड ये कह रही है अगर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज ओवर 40,000 तो फिर एक लग्जरी का टैक्स उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और वो 0.5% है। द लास्ट टू इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम आर ऑलवेज परफॉर्म। ये वाला काम तो हर खास व आम के लिए है, ये वाला काम भी हर खास व आम के लिए, अलबत्ता लग्जरी सिर्फ मखसूस उन कस्टमर्स के लिए है जो आइटम्स परचेज कर रहे हैं 40,000 से ज़्यादा मिकदार। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात भी जान लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लग्जरी को शुरू में इनिशियलाइज भी करना है 0.0, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, 0.0 से इनिशियलाइज भी किया। अगर ये आप इनिशियलाइज नहीं करते तो वो एम्प्लॉइज जिनकी कॉस्ट 40,000 से ज़्यादा नहीं है, उस वक्त जब ये लग्जरी की फिगर ये आप इधर देख रहे हैं कि टोटल कैलकुलेट करते हुए लग्जरी की वेरिएबल की वैल्यू ऐड होनी है। अगर ये इधर कंप्यूट नहीं हुई तो शुरू में आपने कोई इनिशियल वैल्यू भी नहीं दी होगी, तो वो कोई गार्बेज वैल्यू, क्योंकि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसको कोई जगह असाइन हो जाती है, मेमोरी में जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी ये इधर उसको ऐड कर देगा। अगर तो ये कैलकुलेट हो रही है, टेस्ट कंडीशन ट्रू है, फिर तो वो, और अगर ये कैलकुलेट नहीं हो रही तो कोई गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में आपको लाजमी वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ। ठीक है। इफ यू डिड नॉट असाइन एन इनिशियल वैल्यू, सम अननोन वैल्यू वुड बी असाइन। सो एज अ जनरल रूल, ये बात जहन में रखिए, इट इज वाइज टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू वेरिएबल्स कैलकुलेटेड इन इफ स्टेटमेंट एज वेल एज टू काउंटर्स एंड एक्यूमुलेटर्स। हम जब लूप्स पढ़ेंगे वहां काउंटर वेरिएबल का किरदार आएगा। उन काउंटर वेरिएबल्स को भी किसी ना किसी इनिशियल वैल्यू से हमें इनिशियलाइज करना होगा। इसके अलावा एक्यूमुलेटर्स, जहां पर हम सम कैलकुलेट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल पहले 10 नंबर यूजर जो इनपुट करें उन सब का सम कैलकुलेट हो, तो हम उसमें एक फार्मूला लगा रहे होते हैं, सम बराबर है सम प्लस जो भी इनपुट वेरिएबल है। तो उसमें स्टार्टिंग में सम इज इक्वल्स टू सम प्लस करना है, तो सम की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ हमें जीरो रखनी पड़ेगी। तो एक्यूमुलेटर वाली सिचुएशंस में या काउंटर वेरिएबल्स वाली सिचुएशंस में भी हमें इनिशियलाइज करना होगा वेरिएबल को। तो ये भी एक सिचुएशन आपने देखी, कहाँ हमें वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू रखनी है और कहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको अच्छा सा मालूम होना चाहिए। यहाँ इस प्रोग्राम में कॉस्ट की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट हो रही है आगे हर खास फॉर्म के लिए, टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा था लेकिन इनपुट हर खास फॉर्म के लिए था, टैक्स कैलकुलेट हो रहा था, टोटल हर खास फॉर्म के लिए कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन लग्जरी किसी के लिए था किसी के लिए नहीं। तो जिनके लिए नहीं है उनके लिए हमने एहतियातन 0.0 से इनिशियलाइज रखा।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा सा समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को बार बार गौर से समझिए और इसमें जो रीजनिंग लॉजिकल बातें आपसे की गई उसको जहन में रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बातें आपको मेरे लेक्चर में अंडरलाइन हुई हुई नजर आ रही होती हैं, इनको आप अपने पास भी अंडरलाइन कीजिए और जब कभी रिकॉल करें अपने इस चैप्टर को तो इन बातों को खास दोहरा लिया करें। जितनी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको अपने रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं करने होंगे, आप अपनी मदद आप उनके जवाब दे देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।